सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारे प्रमुख विश्व धरोहर स्थल हैं उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। यूनेस्को की सूची में कौन कौन से धरोहर हमारे देश के शामिल हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। और इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आवास से संबंधित अध्ययन किया हुआ था। आवास की आवश्यकता क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, इससे संबंधित अध्ययन किया हुआ था। आज हम एक उत्तम आवास के लिए जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसके निर्माण में उसका अध्ययन करेंगे और कुछ प्रमुख शब्दों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तम आवास और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। मिट्टी के घर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गाँवों में देखने को मिलते हैं। ये वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है वहाँ यहाँ पर भी गाँव में मिट्टी के घर आपको देखने को मिल जाते हैं यत्र तत्र। तो इनके कुछ विशेष लक्षण हैं जो निम्नलिखित हैं। गर्मी अंदर ना जा सके इसलिए इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो पक्के मकान होते हैं, सीमेंट कंक्रीट से बने होते हैं मकान, उनमें गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि जो मिट्टी से बने मकान होते हैं उनमें गर्मी उतनी सीमा तक नहीं होती, ठंडक रहती है। क्योंकि ये जो घर हैं वो उनकी दीवारें मोटी होती हैं और मिट्टी की बनी होती हैं, जिससे गर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं तथा इन घरों में कीड़े ना आए, इसलिए इन्हें गोबर से भी लीपा जाता है। इन घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा भी मिलाया जाता है। तो इनसे आप चिर परिचित होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवेश में या फिर उनका खुद का भी घर हो सकता है एक प्रकार से इस प्रकार का, तो उन्होंने देखा हुआ होगा कि गोबर से लीपा जाता है और जो छुई वगैरह होती है उससे पोता जाता है और भूसा वगैरह भी मिलाया जाता है मिट्टी में। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है जिसमें नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आवास के अंतर्गत लकड़ी या फिर पत्थर के घर। तो इस प्रकार के घरों का निर्माण प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ अधिक बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में देखने को मिलते हैं। इनके विशेष लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इनके लक्षण देख लेते हैं। जो लकड़ी और पत्थर के घर बने होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार के घरों की छतें ढलवा होती हैं, मतलब ढलान युक्त होती हैं ताकि बारिश का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए। जबकि कुछ स्थानों पर इन घरों की छतें समतल भी होती हैं। पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है जिससे इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। ऐसे घर एक मंजिल या फिर दो मंजिल होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवरों और सामानों आदि को रखते हैं। ये लोग अपने घरों की छत का उपयोग फसल आदि को सुखाने के लिए भी करते हैं। इसके बाद आवास का जो अगला प्रकार है वो है बांस या लकड़ी के घर। तो ये घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। भारत के असम क्षेत्र में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ये घर जमीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इनके खंभे मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ बाढ़ आने की संभावना रहती है और ये घर ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं जिससे कि बाढ़ से कोई हानि ना हो। इसके बाद बर्फ़ के घर देख लेते हैं। इनको हम इग्लू कहते हैं। तो बर्फीली क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। ये घर गुंबद के आकार के होते हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है जिससे बर्फीली हवाएं इनमें प्रवेश नहीं करती हैं। यह एस्किमो बोलते हैं इनको। एस्किमो जो बर्फीले क्षेत्रों में लोग रहते हैं उसको बोला जाता है एस्किमो। शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। तो बर्फीले क्षेत्रों में जो घर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्किमो। और जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्किमो लोग। ठीक है, तो अस्थायी निवास के लिए ये बर्फीले घर बनाए जाते हैं। इसके बाद है हाउस बोट और डोंगे।
तो यह लकड़ी से निर्मित घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये विशेषकर पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। यह कश्मीर में डोंगे, यहाँ पर आप सुधार लें, डोंगे करना है, डोंगे यह कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं। इसमें भिन्न भिन्न कमरे होते हैं जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं। तो पानी के ऊपर तैरने वाले ये घर होते हैं जिनको हम हाउस बोट और डोंगे कहते हैं। इसके बाद है टेंट, जो आप सभी जानते होंगे अस्थायी रूप से निवास के लिए बनाए जाते हैं। तो ये अस्थायी निवास का ही एक रूप है जिसका निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा होता है। जैसे शहरों में गरीब वर्ग प्लास्टिक का टेंट लगाते हैं तो कहीं यह कपड़ों से बने होते हैं। इसके अलावा चद्दर के टेंट भी लगाए जाते हैं। और लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। याक जो है एक जानवर है, उसके बाल जो होते हैं उसकी पट्टियों से टेंट बनाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं रैबो। क्या बोला जाता है? रैबो। पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाले होते हैं जो प्लास्टिक की शीट से बने होते हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। इसके बाद देख लेते हैं ईंट के मकान या फिर ऊंची इमारतें। तो इस प्रकार के घर या आवास समतल मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं जो एक मंजिल से बहुमंजिल तक होते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के घर बहुतायत में पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो घर आजकल बनाए जा रहे हैं वो इसी तरह के होते हैं, ईंट के ही मकान बनाए जाते हैं। ऊंची इमारतें प्रायः बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं। इसके बाद है आवास का अगला प्रकार हवेली या फिर किले महल। तो प्राचीन और मध्यकालीन ऐतिहासिक काल जो था उसमें राजा महाराजा जो होते थे वो इस प्रकार के महल बनवाते थे और जो जमींदार और सेठ लोग होते थे वो हवेलियां बनवाते थे। तो ऐतिहासिक काल में राजा महाराजाओं, जमींदार और विशेष धनी वर्गों के द्वारा ऐसे आवासों का निर्माण किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में कुछ विशेष संपन्न वर्गों के द्वारा ही अब ऐसे आवास बनाए जाते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है तथा ये कई भागों में विभाजित होते हैं। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इनकी छतों में, दीवारों पर, खंभों पर और दरवाज़ों पर खूबसूरत नक्काशियाँ की गई होती हैं। तो आप जहाँ कहीं भी जाएं, बहुत से स्थानों पर आजकल भी हमें किले देखने को मिलते हैं, हवेलियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आप ये नक्काशी देख सकते हैं और किस तरह से ये बनाए जाते थे, उसका दृश्य आप खुद स्वयं प्रत्यक्ष आँखों से देख सकते हैं। आज भी बहुत सारे किले विद्यमान हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।